हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आईसीएसई फिजिक्स। तो बच्चों, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 6 आईसीएसई की फिजिक्स। और क्लास 6 आईसीएसई में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है मैटर। तो इसी चैनल पे आपको मैं सारे चैप्टर्स बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा। थ्योरी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हैंड रिटन नोट्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, सब कुछ हम इसी चैनल पे कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट पूरी फिजिक्स आप मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। और मैं बहुत ही इजी वे में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इसी चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ। तो बच्चों, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज मैटर, उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। अगर आपके स्कूल में कोई भी टेक्स्ट बुक फॉलो होती है तो ये जेनेरिक सेशन है। अगर आप आईसीएसई 6 के स्टूडेंट हो और आपके स्कूल में कोई भी टेक्स्ट बुक फॉलो होती है तो ये सेशन आपके लिए है। तो आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स। तो आज के लेक्चर 1 में हम ये 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो चलिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार ये मैटर है क्या। तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए मैटर की, बिकॉज 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो पहले डिटेल में समझते हैं मैटर क्या है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं, जितनी भी चीजें इस पूरे यूनिवर्स में, वो सब मैटर ही है। एनीथिंग, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब जो अपनी जगह घेरती है। मतलब ऑक्यूपाई स्पेस का क्या मतलब है? कोई भी ऐसी चीज जिसके पास वॉल्यूम है। आपने छोटी क्लासेस में वॉल्यूम पढ़ा होगा। वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली? जब हम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसको वॉल्यूम कहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये अपनी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। देखो, इतनी स्पेस ये एयर में ऑक्यूपाई कर रहा है। ये जो पेन है, ये भी अपनी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब जिसके पास वॉल्यूम होता है एंड हैव मास, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, चाहे बहुत कम मास हो चाहे बहुत ज्यादा मास हो, वो डिपेंड नहीं करता, बट जिसका कुछ ना कुछ मास जरूर होना चाहिए, कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी चीज बच्चों जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका मास होता है, उसको हम मैटर कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ट्री। अगर आप देखो, ट्री ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका अपना कुछ मास भी है, इट इज अ मैटर। इवन अ वाटर ड्रॉपलेट, अगर हम एक पानी की छोटी सी बूंद ले, वो भी हमारा मैटर है, क्योंकि वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसके पास भी अपना कुछ मास है। एप्पल, एप्पल इज ऑल्सो अ मैटर। वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसके पास भी मास है। एक बॉय, आप सब स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल, ये सारी चीजें मैटर है, बिकॉज ये सारी चीजें बेटा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और सबका कुछ ना कुछ मास होता है। अब कौन सी चीज मैटर नहीं है? फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं हेटरेट। सपोज यू से आई हेट बनाना पाए, मुझे बनाना पाए खाना पसंद नहीं है। तो वो हेट आपकी फीलिंग है, वो मैटर नहीं है। लव, दिस इज ऑल्सो नॉट मैटर। रिस्पेक्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट मैटर। तो ऐसी चीजें जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट तो ना करती, वो तुम्हारी फीलिंग्स है, तो वो मैटर नहीं हो सकता, है ना। जैसे ठंड लगना, गर्मी लगना, परेशान होना, एंग्री हो जाना, ये सारी फीलिंग्स मैटर नहीं है, बिकॉज ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ना ही इसका मास होता है, ना ही इसकी कोई एग्जिस्टेंस है। बट जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिसका मास होता है, उसको हम बेटा क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये जो मैंने अभी डिस्कस किया वही है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में लिख के आनी है, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब कि मैटर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, चाहे वो मैटर बेटा आपका सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसका अगर कुछ ना कुछ वॉल्यूम है तो ऑब्वियसली वो मैटर है। इसका एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बीकर लिया। मान लो जब उसमें हमने पत्थर नहीं डाला था, बीकर लिया, उसमें पानी था, अभी पत्थर नहीं डाला था, तो मान लो ये लेवल था पानी का। मतलब अगर हमने बेटा एक बीकर लिया है और अभी तक हमने उसमें पत्थर नहीं डाला है, सिर्फ पानी है, तो मान लो उसका कुछ पर्टिकुलर लेवल था पानी का। अब जैसे ही हमने उसमें पत्थर डाल दिया तो पानी क्या करेगा? ऊपर राइज करेगा, है ना। मान लो ये हमारा इनिशियल लेवल ऑफ वाटर है, दिस इज द इनिशियल लेवल ऑफ वाटर। जब हमने पत्थर पानी के अंदर डाल दिया तो पानी का जो लेवल है वो राइज हो गया। पानी का जो लेवल है वो राइज हो गई। क्यों राइज हुआ? ये इसलिए राइज हुआ क्योंकि पत्थर ने पानी के अंदर अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली।
यही से हमें पता चलता है कि मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, यही से तो पता चलता है मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, क्योंकि जब पत्थर पानी के अंदर गया, पत्थर ने अपनी पानी के अंदर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, जिसकी वजह से पानी ऊपर आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है जो आप खुद भी कर सकते हो, जहां से आपको पता चलता है कि जो मैटर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मैटर के पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। ठीक है, नहीं तो आपने वो थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी भी सुनी होगी। एक बार थर्स्टी क्रो जब पानी पीने जाता है तो वाटर का लेवल बहुत कम होता है, फिर वो उसमें स्टोन्स डाल देता है तो वाटर का लेवल ऊपर आ जाता है। तो यहाँ से पता चलता है जो स्टोन्स है वो पानी के अंदर अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो मैटर है। आगे बढ़ते हैं। मैटर हैज मास। मास क्या है? एक डेफिनाइट क्वांटिटी, है ना। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट इज मास, और मैटर का तो मास होता ही है, कुछ ना कुछ मास होगा, चाहे 0.1 kg हो, चाहे 0.1 ग्राम हो, चाहे 100 kg हो, 1000 ग्राम हो, उसका मास तो होता ही है। और आप स्प्रिंग बैलेंस से या किसी से भी उसका मास जो है मेजर कर सकते हो। तो बच्चों, दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। पहली, मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दूसरा मैटर का मास होता है। मास के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। मान लो आपने एक डिफ्लेटेड बलून लिया, डिफ्लेटेड बलून मतलब जिसमें एयर नहीं है ना, और मान लो इसका जो मास आया वो 0.3 ग्राम आया, मान लेते हैं, है ना, 0.3 ग्राम आया। अब हमने क्या किया? अब हमने बलून के अंदर हवा भर दी, अब हमने इंफ्लेटेड बलून ले लिया, ठीक है, और अब हमने इसका मास कैलकुलेट किया तो मान लो 1.2 ग्राम आ गया। इसका मतलब जो एयर थी वो भी मैटर है, ये आपको समझना पड़ेगा बेटा, एयर भी मैटर है, और मैटर का तो मास होता है। कैसे पता चला मास होता है? कि जब बलून में एयर नहीं थी तो उसका 0.3 ग्राम सपोज मास था, बट एयर जब उसमें आ गई तो 1.2 ग्राम हो गया। तो ये क्या मास बढ़ा, क्यों? बिकॉज एयर आ गई। तो इसका मतलब क्या है? मैटर के पास मास भी होता है। ठीक है, तो आई थिंक बेटा मैटर की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होगी। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग विच हैज मास, इट इज कॉल्ड मैटर। चलिए जी, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर की बात करते हैं। आखिर मैटर किसका बना है? तो मैटर बेटा छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स का बना है। ठीक है, सो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ओके, मान लो ये हमारा एक वुडन ब्लॉक है, या मान लो ये हमारा वाटर है, वाटर ले लेते हैं। तो अब वाटर भी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है। ठीक है, तो जितना भी मैटर है इस यूनिवर्स में वो सब किसका बना है? पार्टिकल्स का बना। और ये पार्टिकल्स क्या है? इन पार्टिकल्स को कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अभी इनके बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो मैटर बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों? एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम एटम की बात करते हैं। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, हमारे मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है। ठीक है, मान लो अगर आप एक मैटर लेते हो, ठीक है, आप एक ब्लॉक लेते हो, है ना, मान लो आपने एक ब्लॉक ले लिया, है ना, मान लो वुड का ही ब्लॉक ले लिया और किसी चीज का ब्लॉक ले लिया, और आप उसको डिवाइड कर रहे हो। इमेजिन करो, अब देखो पूरा फाइन डिवाइड करना तो इजी नहीं होता। आप मान लो उसको डिवाइड करो, इमेजिन करने में क्या जा रहा है, इमेजिन तो कर सकते हैं, बट आप खुद सोचो अगर हम डिवाइड कर पाए, करते 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 एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब सबसे छोटा पार्टिकल आ जाएगा, जब वो और डिवाइड नहीं हो पाए। किसी भी चीज को सपोज अगर हम डिवाइड कर पा रहे हैं, जस्ट इन आर इमेजिनेशन, अगर प्रैक्टिकली नहीं भी कर पा रहे, इमेजिन तो कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, कर रहे हैं, एक तो ऐसी स्टेज आएगी, एक तो सबसे छोटा ऐसा पार्टिकल आएगा जिसको और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको हम एटम कहते हैं। तो एटम इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम हमारे मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। मतलब एटम अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। मोस्ट ऑफ द केसेस में एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, उसको किसी ना किसी साथी की जरूरत जरूर होती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? ओ। इतना आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। ऑक्सीजन को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं या O2 से करते हैं, बताओ। खुद सोचो, कंफ्यूज हो गए? अब जब मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, आपके मन में हल्का सा डाउट आया होगा, सर हमने तो O2 पढ़ा है। यस, तो आपने सही पढ़ा है। जो आपके मन में डाउट हुआ बिल्कुल सही आया, क्योंकि ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O2 से।
इसका मतलब ये ऑक्सीजन का अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाता। अगर हम बोलेंगे ऑक्सीजन का ओ एटम अकेला एग्जिस्ट करेगा, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता, दो ऑक्सीजन के एटम्स एक साथ एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो एटम्स अकेले एग्जिस्ट करना उनके लिए मुश्किल होता है, तो वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का सबसे छोटा पार्टिकल जो ऑक्सीजन का एटम है ओ, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए वो दो एटम्स आपस में मिलकर एग्जिस्ट करते हैं, O2, है ना। O2 मतलब दो एटम किसके, ऑक्सीजन के। अब देखो, अब हम बात करते हैं भाई एटम्स कितने छोटे होते हैं। तो जो एटम्स होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, मतलब एटम्स बच्चों इतने ज्यादा छोटे होते हैं जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब एक मैं छोटी सी अगर पिन ले लू ना, एक छोटी सी पिन, कपड़े सीने वाली पिन, या मैं एक सिंगल हेयर स्ट्रैंड ले लू, अपने बालों का एक सिंगल हेयर ले लू, वो भी मिलियंस ऑफ एटम्स का बना है। अगर मैं एक पेपर ले लू, पेपर जो है वो भी लैक्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ एटम्स की लेयर जितना थिक होता है। तो कहने का मतलब है एटम इतना छोटा है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब एक छोटी सी पिन भी मिलियंस ऑफ एटम्स की बनी होती है। तो एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल। अच्छा, डायमीटर, एटम का अप्रोक्सीमेटली डायमीटर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। मॉलिक्यूल का भी यही होता है, एटम का भी यही होता है। याद रखना, क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, 10⁻⁻10 मीटर। सोचो कितना छोटा है। अगर मैं इसको लिखूं तो 10⁻⁻10 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 मीटर। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ा आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देके समझ आ जाएगा, ये वैल्यू देख के आपके दिमाग में आ गया होगा कि भाई देखो एटम तो कितना ही ज्यादा छोटा है। मोस्ट एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन का जो एटम है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता, दे कंबाइन विद अदर एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, है ना। या तो ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करेगा, O2, या मान लो कार्बन के एटम्स के साथ कंबाइन करके CO2, H2O। आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग एटम्स आपस में कंबाइन करके जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, अकेले नहीं कर पा रहे। H2O का क्या मतलब है, टू एटम्स ऑफ H, H मींस हाइड्रोजन, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। CO2 का क्या मतलब है, वन एटम ऑफ कार्बन, टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इसी को मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले एटम्स के और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट करते हैं H से, ऑक्सीजन एटम रिप्रेजेंट करते हैं O से, सोडियम एटम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, आयरन एटम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि हाइड्रोजन के एटम को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल H से करेंगे, ऑक्सीजन के एटम को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल O से करेंगे, सोडियम के एटम को रिप्रेजेंट करना है तो Na से करेंगे, आयरन के एटम को रिप्रेजेंट करना है तो Fe से करेंगे। तो ये हमने कुछ एटम के एग्जांपल्स देख लिए। अब बात करेंगे बेटा मॉलिक्यूल की। तो बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते रहे तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि जब हमारे पास सबसे छोटा पार्टिकल होगा जिसको हम एटम कहते हैं। अब यही एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये जो मैंने सारे एग्जांपल्स यहाँ पे लिए थे ना, CO2, O2, H2, यही तो मॉलिक्यूल्स है। मतलब यही एटम्स आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो बेसिकली मॉलिक्यूल क्या है, इट इज ग्रुप ऑफ एटम्स ओनली। ये एटम्स का ही ग्रुप है। जब एटम्स आपस में ग्रुप बना लेते हैं तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। जब अकेला सबसे छोटा पार्टिकल अकेला है वो एटम है, पर वही जब दूसरे तीसरे और एटम के साथ कंबाइन करके ग्रुप बना लेता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और मॉलिक्यूल अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा, अब देखो, जो मॉलिक्यूल्स है वो स्लाइटली एटम से बड़े हैं, बट वो भी स्मॉल है। ये नहीं कि ग्रुप ऑफ एटम्स बना दिया तो बहुत बड़े हो गए मॉलिक्यूल्स। एटम ही इतना ज्यादा स्मॉल है और मॉलिक्यूल भी एटम का ही ग्रुप है, तो वो भी एक्सट्रीमली स्मॉल है। ठीक है, ये हम मानते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो हल्का सा एटम से बड़ा होगा बिकॉज वो ग्रुप ऑफ एटम है, बट अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें तो ऑब्वियसली इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। इसका भी जो डायमीटर होता है वो 10⁻10 टू 10⁻9 मीटर होता है। अप्रोक्सीमेटली हम 10⁻10 मीटर ही लिखते हैं अपने एमसीक्यूज में, जितना एटम का होता है। दिस इज द डायामीटर, साइज का मतलब डायमीटर। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल आ गया जो दो एटम्स का कंबाइन होके बना हुआ है, तो ये लेंथ
दिस लेंथ इज 10 raised power minus 10 मीटर. ओके, नेक्स्ट. अब हमने बेटा एटम्स पढ़ लिए, मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए, बट मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं मैं आपको. जैसे देखो, अब ध्यान से देखो, ये एक हाइड्रोजन का एटम था और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम था. अभी तो ये अलग अलग एटम है, जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये H2 बन जाएगा. दिस इज अ मॉलिक्यूल. देखो H2 है ना, हाइड्रोजन गैस को H2 लिखते हैं, ये मॉलिक्यूल है. अब देखो, ये ऑक्सीजन का एटम था, ये भी एक ऑक्सीजन का एटम था. जब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा O2. और एग्जांपल देख लेते हैं. ये एक कार्बन का मॉलिक एटम था, ये एक ऑक्सीजन का एटम था, ये एक ऑक्सीजन का एटम था. तीन अलग अलग एटम है. जब इन तीनों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, जब ये तीनों आपस में मिल गए और तीनों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया तो मॉलिक्यूल बन गया. दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. है ना, CO2 बन गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड. C सिंगल कार्बन, एक अकेला है. O2 दो ऑक्सीजन. तो ये कुछ एग्जांपल्स आगे बेटा मॉलिक्यूल्स. आगे बढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स. है ना, पार्टिकल्स और मैटर को जनरली मॉलिक्यूल्स भी कह रहे हैं, बिकॉज मैटर जो है मॉलिक्यूल्स का बना है. जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं या ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज होते हैं. जो अभी हम तब से डिस्कस करते आ रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा छोटे साइज के होते हैं. और इसका साइज क्या होता है, 10 रेस्ट पावर माइनस 10 मीटर टू 10 रेस्ट पावर माइनस 9 मीटर, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया. अच्छा जी, और ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं. दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने का क्वेश्चन आता है तो जितने कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ना है. ये बेटा इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम इसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते. अगर आप सोचोगे कि सपोज ये पेन है और मैं सोचूं मैं पेन के मॉलिक्यूल्स देख लूं तो मैं नहीं देख पाऊंगा. हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते. जो बहुत ही एक्सपर्ट माइक्रोस्कोप्स होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स होते हैं, उससे हम देख सकते हैं. नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते. देन अगेन द सेम थिंग जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कंबाइन करके एक पिन जितना साइज बनाते हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गया. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है या जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत 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 छोटे हैं. सेकंड, मॉलिक्यूल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. ये आपको समझना पड़ेगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज ये एक कोई भी मैटर है, वाटर ले लो, कोई गैस ले लो, कुछ भी ले लो जो इसके अंदर है, दिस इज अ मैटर. अब ये जो मैटर है ये पार्टिकल्स का बना है, तो देखो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आपको मिलेगी. ये सारे पार्टिकल्स इस तरीके से नहीं होते हैं कि स्पेस नहीं होती है. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हल्की हल्की स्पेस यहाँ पे सब में दिख रही है, बीच बीच जगह खाली दिख रही है. हालांकि इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो मैंने ड्रॉ करने के लिए समझाया. बट आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में खाली जगह होती है, स्पेस होती है, और इसको हम एक एक्टिविटी से प्रूफ अभी करेंगे. ठीक है. अब ये देखो, ये जो गैप है या जो एम्प्टी स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं. ये बहुत जरूरी है आपको जानना, क्योंकि ये टर्म बार बार आगे भी यूज होगी. कि मान लो ये एक मैटर है और ये इसके मॉलिक्यूल्स है, मान लो दीज आर द मॉलिक्यूल्स. है ना. अब ये जो स्पेस है इनके बीच में, है ना, ये जो देखो, ये जो स्पेसेस है इनके बीच में, जो जगह खाली है इनके बीच में, इनको हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस. इंटर मॉलिक्यूलर क्यों, बिकॉज मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसेस है. so these are known as intermolecular spaces. तो मैटर हमारा मॉलिक्यूल्स का बना है और मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती है और इसी स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं. चलो जी, इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं जो आपकी बुक्स में भी जरूर गिवन होंगी. पहली एक्टिविटी आपकी बुक की यही होगी. तो हमें प्रूफ करना है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है. तो क्या क्या हम मटेरियल यूज करेंगे, एक मेजरिंग सिलेंडर, 100 मिलीलीटर का एक मेजरिंग सिलेंडर ले लेंगे. ठीक है, 100 ml का एक मेजरिंग सिलेंडर ले लेंगे. वाटर ले लेंगे, सॉल्ट ले लेंगे और ग्लास रॉड ले लेंगे. ग्लास रॉड क्यों लेते हैं, ग्लास रॉड इसलिए लेते हैं स्टर करने के लिए. अब देखो, हम चम्मच तो ना यूज करेंगे लेबोरेटरी में. लेबोरेटरी में तो पतली सी ग्लास रॉड होती है, स्टर करते हैं. चलो जी, इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, ध्यान से देखो.
ध्यान से देखो, यहाँ पे 120 ml का हमने ले लिया, 100 ml हमें बोला था बट हमारे पास 120 ml का था, लेबोरेटरी में हमने 120 ml का ले लिया। अच्छा जी, अब मान लो, अच्छा इसकी नंबरिंग थोड़ी गलत हुई है तो इसकी नंबरिंग पे इतना ध्यान मत देना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मान लो ये जो है दिस इज 100 ml, ठीक है, 100 ml, ये हटा देता हूं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। 100 ml, ठीक है। मान लो आपने पानी लिया 100 ml और आपने इसमें 20 ग्राम सॉल्ट डाल दिया, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाटर का लेवल राइज करेगा? विल वाटर लेवल राइज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विल वाटर लेवल राइज? अगर आपने 100 ml पानी में 20 ग्राम सॉल्ट डाल दिया तो क्या पानी का लेवल राइज करेगा? तो आंसर इज नो, पानी का लेवल बच्चे राइज नहीं करेगा, ठीक है। अब पानी का लेवल बेटा राइज इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो जो सॉल्ट है वो कहां चला गया? जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस थी वहां चला गया। अब आप सोचो, आपने 100 ml वाटर लिया, उसमें आपने सॉल्ट डाल दिया, फिर भी पानी का लेवल राइज नहीं किया। अब आप बोलोगे सर सॉल्ट कहाँ गया? सॉल्ट उन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसेस में चला गया। यहीं से पता चलता है कि क्या होता है बेटा, यहीं से पता चलता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस होती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका वाटर था, है ना। अब आपने जो सॉल्ट डाला वो कहाँ गया? वो इन स्पेसेस में चला गया, इसलिए वाटर का लेवल राइज नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस थी तो सॉल्ट उन स्पेसेस के बीच में चला गया। तो यहां से क्या प्रूव होता है? यहां से यही प्रूव होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के, या जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होती है? स्पेस होती है, ठीक है। वहां से हमें पता चलता है उनके बीच में क्या होती है? स्पेस होती है। क्लियर? नेक्स्ट, तो यही हमारा कंक्लूजन है। अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3, मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। देखो, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी रेस्ट पे नहीं होते। हमेशा मैटर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते रहते हैं। और कैसी मोशन होती है? ऐसे जिगजैग मोशन होती है, मॉलिक्यूल्स की जिगजैग मोशन होती है। अगर आप एयर का भी कोई मॉलिक्यूल देखोगे वो भी जिगजैग मूव कर रहा है, वाटर का भी जिगजैग मूव कर रहा है। हाँ, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह पे ही मूव करते रहते हैं, वो ज्यादा मूव नहीं करते, बट लिक्विड और एयर के मॉलिक्यूल्स तो हमेशा मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं जिगजैग मोशन में। और इसी मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। दिस मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, ठीक है। इसी मोशन को हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ब्राउनियन मोशन का मतलब है ये जो जिगजैग मोशन है, ये जो जिगजैग मोशन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। एक्टिविटी 2, डेमोन्स्ट्रेटिंग मॉलिक्यूलर मोशन। अब हम इस एक्टिविटी से ये समझेंगे कि कैसे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और इसमें बेटा हम लेने वाले हैं लाइकोपोडियम पाउडर। ये पाउडर होता है जैसे नॉर्मल पाउडर होता है, बट ये जनरली लेबोरेटरीज में यूज होता है, टेस्टिंग के लिए यूज होता है, एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है। तो देखो, हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इस एक्टिविटी के थ्रू क्या प्रूव करेंगे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, की जो मैटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं? मोशन करते रहते हैं। क्या क्या चाहिए हम इस एक्टिविटी के लिए? बीकर, वाटर, लाइकोपोडियम पाउडर, ग्लास रॉड, ग्लास स्लाइड, टेबल लैम्प एंड माइक्रोस्कोप। ग्लास स्लाइड क्या होता है? माइक्रोस्कोप पे पहले आप ग्लास स्लाइड रखते हो, उसके ऊपर फिर आप कोई चीज रखते हो अगर आपको ऑब्जर्व करनी है। तो माइक्रोस्कोप पे हम कोई भी चीज देखते हैं वो ग्लास स्लाइड पे रखी जाती है, वो है यहाँ पे ग्लास स्लाइड। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले लाइकोपोडियम पाउडर लेंगे, ठीक है। वी विल टेक लाइकोपोडियम पाउडर, ठीक है। उसको हम किस में डालेंगे? वाटर में डालेंगे, ठीक है। हम वाटर में डालेंगे, उसको क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। तो वाटर में हमने लाइकोपोडियम पाउडर डाला, मिक्स करा, और फिर थोड़ा सा सैंपल उठाकर हम इधर ग्लास स्लाइड पे डाल देंगे, ठीक है। लाइकोपोडियम वाटर हमने लिया, ठीक है, हमने वाटर में डाला, मिक्स करा, और फिर हम उसको कहाँ पे डाल देंगे? ग्लास स्लाइड में डाल देंगे। जब हम ग्लास स्लाइड में हम डालेंगे तो हम देखेंगे कि हम जब उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, हमें पार्टिकल्स दिखेंगे, मैटर के पाउडर के पार्टिकल्स दिखेंगे ऐसे मोशन करते हुए।
ऐसे जिगजैग मोशन करते हुए, ब्राउनियन मोशन करते हुए हमें पार्टिकल्स दिख जाएंगे। तो यहाँ से हमें ये चीज प्रूव हो जाएगी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअसली बेटा क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। ओके, सो द फाइन पार्टिकल्स ऑफ लाइकोपोडियम पाउडर सीन मूविंग रैपिडली आप देखोगे बहुत ही तेजी से, माइक्रोस्कोप में देखोगे बहुत ही रैपिडली, बहुत ही तेजी से वो मूव करते रहते हैं इन रैंडम जिगजैग डायरेक्शन। कोई भी इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। ठीक है। कंक्लूजन, द वाटर मॉलिक्यूल विच आर टू स्मॉल टू सी आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। वाटर मॉलिक्यूल्स भी कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं। दे कोलाइड विद द लार्जर लाइकोपोडियम पाउडर फ्रॉम ऑल साइड कॉजिंग देम टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब पाउडर हम पानी में डालेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स पाउडर के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं और वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। और ये जो जिगजैग मोशन होती है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो 1 मार्क का क्वेश्चन बेटा आपको ब्राउनियन मोशन पे आ सकता है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब मान लो ये एक मॉलिक्यूल है मैटर का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन होती है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के, दे हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर। कुछ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, कुछ अट्रैक्शन वीक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक चौक ले लूं और उसके कंपैरिजन में मैं एक आयरन नेल ले लूं, अगर आपको चौक को तोड़ना है वो आपके हाथ से ही टूट जाएगा, आयरन नेल नहीं टूटेगा। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जो आयरन नेल के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, और जो चौक के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक। कैसे चौक आसानी से टूट गया? इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ना। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, किसी में स्ट्रांग है किसी में वीक है, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है। तभी जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसी को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। मान लो ये एक मॉलिक्यूल है मैटर का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है मैटर का, तो इनके बीच में ये जो फोर्स लगती है, इनके बीच में जो फोर्स लगती है उसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं उनको इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस कहते हैं। सिमिलरली जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होती है उसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड्स। सबसे ज्यादा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग होती है। तभी देखो सॉलिड से आप ऐसे आर पार अपने हाथ नहीं मूव कर सकते। मॉडरेट इन लिक्विड्स, अब पानी में आप हाथ डालोगे तो आप इजीली डाल सकते हो, है ना। तो सॉलिड्स में आप जो है ऐसे हाथ स्लाइड नहीं कर सकते, लिक्विड्स में कर सकते हैं। एंड एक्सट्रीमली वीक इन गैसेस, देखो एयर में मैं आसानी से अपने हाथ मूव कर पा रहा हूँ, एयर के पार्टिकल्स में आसानी से अपने हाथ मूव कर पा रहा हूँ। पानी होगा उसमें भी कर पाऊंगा, बट हाँ कंपैरेटिवली एयर से ज्यादा फोर्स लगेगी। और सॉलिड में तो देखो, अब मैं अपने, सपोज दिस इज माय राइटिंग पैड, अब मैं अगर यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो मैं आर पार नहीं मूव कर पा रहा। तो इसका मतलब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग होती है वो किस में होती है? सॉलिड्स में होती है। उससे कम फिर हमारे लिक्विड्स में आएगी, और सबसे कम हमारी गैसेस में आएगी। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर आइडेंटिकल। अगर हम एक पर्टिकुलर मैटर ले रहे हैं तो उसके सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका शेप, साइज और मास आइडेंटिकल होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस कंटेनर में वाटर लिया है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के वो सब आइडेंटिकल होंगे। H2O, आपको पता है वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, तो ये सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, इनका शेप, साइज, मास सबका सेम है। ठीक है, मान लो मैंने इस कंटेनर में, ये क्लोज कंटेनर है, इसमें मैंने गैस ले लिया ऑक्सीजन, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब सिमिलर होंगे। ऑक्सीजन गैस के सारे मॉलिक्यूल सिमिलर होंगे, वाटर के सारे मॉलिक्यूल सिमिलर होंगे। मतलब किसी एक पर्टिकुलर मैटर अगर हम ले लें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। अब मैं यहाँ पे वाटर ले लूं, यहाँ पे NaCl ले लूं, तो वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में आइडेंटिकल होंगे। NaCl के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में आइडेंटिकल होंगे, बट एक दूसरे से तो डिफरेंट होंगे ना। वाटर का मॉलिक्यूल और NaCl का मॉलिक्यूल आपस में डिफरेंट होगा, हाँ, बट वाटर में जितने मॉलिक्यूल्स है वो आपस में आइडेंटिकल होंगे, NaCl में जितने मॉलिक्यूल्स है वो आपस में आइडेंटिकल होंगे। सो थैंक यू एवरीवन, मैंने आपका फर्स्ट पार्ट
खत्म कर दिया, लेक्चर 1 खत्म कर दिया, जिसमें मैंने मेजर 4-5 आपके जो टॉपिक्स है वो कवर कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, और इसी तरीके से पूरी क्लास 6 आपकी आईसीएसई की जो फिजिक्स है वो मैं इसी चैनल पे कराऊंगा, और सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं होंगे, साथ में बेटा आपके क्वेश्चन आंसर्स के सेशंस भी होंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेशन भी होंगे, और हैंड रिटन नोट्स के भी सेशन होंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे चैप्टर कवर होता जाएगा तो साइड बाय साइड ये सब चीजें भी मैं आपको कराऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने सारे 6 क्लास के बच्चों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो कि जब भी मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।